Recording in progress. अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? अगर आवाज़ आ रही है तो मुझे काइंडली बता दें आप लोग। और आज मेरा इंटरनेट का मसला भी हल हो गया, अभी नेट का कनेक्शन नया लग गया, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपने कोई क्वेश्चन वगैरह हुआ तो आपने सेंड टू ऑल करना है। मैं ज़रा अपने मोबाइल के साथ दूसरा अपना अकाउंट भी ज्वाइन कर लेता हूँ, ताकि आपकी जो क्वेरीज वगैरह होंगी मैं आपको उसमें से रिस्पॉन्ड जो है वो करता जाऊँ। मुझे काइंडली आवाज़ का कंफर्म कर दें, आवाज़ आ रही है ना? जी जनाब, शुरू करें। मैं इसको इधर रख लेता हूँ, मोबाइल फ़ोन को इधर इधर इधर। या मुझे आवाज़ का कंफर्म कर दें, आवाज़ क्लियर है ना आप लोगों की? और आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? चलें जी। लास्ट लेक्चर से कोई सवाल है किसी का तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मिस आप? अब मेरा इंटरनेट का मसला हल हो गया, अब हमारी क्लासेस में कोई किसी किस्म का इशू वगैरह नहीं आएगा। शिफ्टिंग थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है हमेशा, लेकिन चूंकि सेशन हमारा लंबा था, इसमें टाइम इतना निकल आया, तो इसलिए हम आप लोगों को कोई हर्ट वगैरह नहीं हुआ। मुझे लास्ट लेक्चर से कोई सवाल है किसी का तो बताएं। एनी क्वेश्चन बाय एनीवन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर, लेट मी नो। अभी तक किसी को? यार आप लोग माइक क्यों नहीं ऑन करते? माइक ऑन किया करें। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल लग रहा हो तो मेरे से पूछ सकता है। आई एम अवेलेबल। मैं उसको जो है वो मैं बता दूंगा कि यार ये चीज़ है, और इस तरह से हम इसको जो है वो लेकर चल रहे होंगे। जी जनाब। अच्छा, हमारी शेयर्स की डिस्कशन जो है वो कंप्लीट हो गई थी। शेयर्स की डिस्कशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो क्लियर है आपको कि क्या है, किस तरह से है, क्या चल रही है, कैसे चल रही है, सब कुछ क्लियर है ना आप लोगों को? अब हमारा अब अगला जो एरिया है जिसको हम लेके चलेंगे, जिसको हम सब डिस्कस करेंगे, वो है नॉन ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन। हमें अगर याद हो, अगर हम वापस चलें, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हमारी जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, इस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में हमने ये देखा था कि एक है हमारे पास ट्रांजैक्शन विद ऑनर्स, और दूसरी है हमारी नॉन ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन है, वो हमने लेके चलनी थी। जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि ट्रांजैक्शन विद ऑनर का क्या मतलब है,
कि ऑनर्स की अवेलेबिलिटी की वजह, ऑनर्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमारा ये चीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है इक्विटी में, जिसमें कैपिटल इशू हो रहा है, जिसमें शेयर इशू हो रहा है, वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन जो है वो कहला रही होती है। और नॉन ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन भी हमने डिस्कस की थी, वो क्या होती है कि प्रॉफिट वगैरह देना, उसकी वजह से उसमें चेंजेस वगैरह आ रहे हो ना, तो वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी नॉन ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन कहला रही होती है। तो हमने ये सारा डिस्कस कर लिया कि यार ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शंस कैसे है, कैसे नहीं है, शेयर्स कौन से इशू होंगे, ऑर्डनरी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, रिडीमेबल शेयर्स क्या हैं, इररिडीमेबल शेयर्स क्या है, डिविडेंड क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल हमने डिस्कस किया क्या होता है, शेयर प्रीमियम क्या है, बोनस शेयर्स क्या है, राइट इशू क्या है, इशुएंस ऑफ शेयर देखी कि फेस पे शेयर इशू होते हैं, प्रीमियम क्या है, डिस्काउंट क्या है, राइट क्या है, बोनस क्या है, ये सारा कुछ हमने देखा। हमने इनकी जनरल एंट्रीज वगैरह जो है सारा कुछ देख लिया था। अब हम चलेंगे आगे, अब हम देखेंगे पार्ट वो वाला जो नॉन ऑनर बेस्ड पार्ट है, उसको हमने क्या करना है यहाँ पे अब डिस्कस आउट करना है कि उसकी वजह से जो हमारी इक्विटी में चेंज आ रहा होगा वो क्या है, किस तरह से है, कैसे चल रहा होगा, वो हमने क्या करना है अब यहाँ पे डिस्कस आउट करना है। तो बेसिकली अब हम इनकम के पार्ट पे जाएंगे। क्या है, तो यहाँ पे जो हमने चीज़ देखनी है, यहाँ पे हमने देखनी है कि प्रॉफिट्स की मूवमेंट जो है वो क्या होती है, उसको हमने यहाँ पे देखना कि जो हमारे प्रॉफिट्स वगैरह हैं इसकी वजह से चेंज कैसे आएगा। बिकॉज प्रॉफिट जो है वो किसका हक है, मालिकों का हक है। तो जब हम मालिक को प्रॉफिट देंगे, उसकी इक्विटी बढ़ेगी भी कम भी होगी, तो वो चीज़ जो है वो हमने यहाँ पे देखनी है। सरप्लस में क्या इजाफा आ रहा है, क्या मूवमेंट आ रही है, रिज़र्व में क्या मूवमेंट है, क्या इजाफा आ रहा है, वो हमने यहाँ पे अब हर चीज़ जो है उसको डिस्कस आउट करना है, क्या है और क्या नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम कंपोनेंट ऑफ इक्विटी की बात करें तो हमारी इक्विटी में तीन कंपोनेंट्स हैं जो आ रहे होते हैं। एक हमारे पास है शेयर कैपिटल, जिसको हमने डिस्कस आउट कर लिया कि हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल क्या होते हैं, ये हमने डिस्कस आउट कर दिए। उसके बाद हमने देखा था कि जी प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल में जो इररिडीमेबल शेयर्स हैं वही क्या बनते हैं, हमारा इक्विटी का पार्ट बनते हैं, और जो रिडीमेबल शेयर्स हैं वो हमारी इक्विटी का पार्ट नहीं बनते। एनीवन, कोई मुझे बताएगा कि रिडीमेबल शेयर्स जो हैं उसको हम इक्विटी में ट्रीट क्यों नहीं करते? जी जनाब, माइक ऑन करके बताना है, शाबाश, बताएं ज़रा। सर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को हम इक्विटी में इसलिए ट्रीट नहीं करते क्योंकि वो कंपनी बाय बैक कर लेगी और वो कंपनी की लाइबिलिटी है कि उसने उसके पैसे पूरे वापस करने हैं शेयर होल्डर्स को और उसको बाय बैक कर लेना है, इसलिए वो उसकी लाइबिलिटी है, इक्विटी नहीं है। चलें जी, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप जवाब भी देंगी, आपके अलावा कोई दूसरा बच्चा, और माइक ऑन करके जवाब दे रहे हैं। आप लोगों ने जाके पीपी भी करनी है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, लिसनिंग स्पीकिंग के नंबर्स होते हैं। जो हम रिडीमेबल शेयर्स के ऊपर डिविडेंड पे कर रहे होंगे, क्या वो डिविडेंड है या नहीं है, मुझे इसका जवाब देना है आपने, आपके अलावा। अगर किसी ने जवाब ना दिया तो फिर मैं आपसे ही पूछूंगा, लेकिन बाकी बच्चे बताएं ज़रा। जी जनाब, बताएं। चलिए मिस आप ही बता दें। सर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में जो डिविडेंड हम पे करते हैं शेयर होल्डर्स को वो इंटरेस्ट होता है, डिविडेंड नहीं। मेरी आवाज़ में थोड़ा चेंज आया, मेरी आवाज़ थोड़ी क्लियर हुई है पहले से, ज़रा बताइएगा। लग रहा है मेरा माइक कनेक्ट नहीं हो पा रहा सही। मेरी आवाज़ क्लियर है पहले से? मैं खुद ही चेक करता हूँ, मुझे माइक का इशू लग रहा है। आवाज़ क्लियर है?
अब ठीक है आवाज़? एक सेकेंड। और अब ठीक नहीं? अब मेरे ख्याल से ज़्यादा ठीक है। अब ये वाला माइक इस्तेमाल, हेलो, अब ये माइक इस्तेमाल हो रहा है। अब सही है ना? कोई नॉइस तो नहीं? ठीक है। सर आप तो कुछ स्पीकर में बोले तो, एनीवन जो स्पीकर में बोले। यस सर। अब मेरा स्पीकर भी चेंज हुआ है। अब ठीक है। अब ठीक है, बाकी बाकी चलिए मिस आप ही बता दें फिर कि क्या है वो जो हम डिविडेंड पे करेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को, क्या वो डिविडेंड ट्रेड होगा कि नहीं होगा, ये मुझे बता दें। नो सर, जो हम डिविडेंड पे करते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में शेयर होल्डर्स को, वो डिविडेंड क्लासिफाई नहीं होता क्योंकि वो लायबिलिटी में क्लासिफाई हो रहा था, तो उसका जो डिविडेंड होता है वो इंटरेस्ट होता है लोन की जैसे हम पेमेंट। वेरी गुड। तो इसका मतलब जो शेयर कैपिटल की सारी डिस्कशन थी वो तो हमारी हो गई है डन। सारी की सारी डिस्कशन शेयर कैपिटल की हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई है। हमें लग गया पता कि यार ये होता है। अब हमारा एक कंपोनेंट तो हो गया है। अब हम चलते हैं अगले कंपोनेंट पे, वो है रिजर्व्स के बारे में। तीन चीज़ें जो हैं वो हमने देखनी है। अब हमारे पास रिजर्व्स है, ये वाला एरिया जो है ये वाला, ये हमारा डन है। अब हमने इसको और इसको क्या करना है, डिस्कस करना है। इसको हमने क्या करना है, प्लान करना है। अब हमारे पास जो रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स का मतलब है हमने ज़ख़ीरा किया हुआ है प्रॉफिट्स को, अमाउंट्स को। वो दो तरह के हैं, एक है हमारे कैपिटल रिजर्व्स और दूसरे हैं हमारे रेवेन्यू रिजर्व। रिमेंबर, रेवेन्यू रिजर्व्स वो हैं जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व कहते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स का मतलब क्या है कि इसमें से अमाउंट उठा के हम जो मालिक हैं, जो हम शेयर होल्डर्स हैं, उनको दे सकते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इनमें से डिविडेंड देना है, इनमें से शेयर होल्डर्स को अमाउंट पे करनी है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे रेवेन्यू रिजर्व्स कहला रहे होते हैं। अब इसमें मेनली आएंगे हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग, जनरल रिजर्व, या कोई भी स्पेसिफिक रिजर्व्स आपने क्रिएट किए हैं डिविडेंड की पेमेंट के लिए, तो ये हैं। अब मतलब जब भी शेयर होल्डर को पे करना है तो हम पेमेंट किस में से करेंगे, इसमें से पेमेंट करेंगे जो हमारे रेवेन्यू रिजर्व्स हैं। और कैपिटल रिजर्व है, ये नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल है, इसमें से कुछ नहीं पे करना, इसमें से हमने कख भी पे नहीं करना। ये कंपनी रखे हुए, कंपनी इनको इस्तेमाल करेगी। और ये कौन से हैं, शेयर प्रीमियम और रीवैल्यूएशन सरप्लस। इसमें से शेयर होल्डर को कभी भी पेमेंट नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास दो तरह के रिजर्व्स हैं, कैपिटल रिजर्व और हमारे पास रेवेन्यू रिजर्व्स आ रहे होते हैं। अब कैपिटल रिजर्व्स क्या हैं, बेसिकली ये वो रिजर्व्स हैं विच आर नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, विच आर नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फ्री नहीं है। मीन्स क्या है, वाई, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, कि आप इन रिजर्व में से कभी भी डिविडेंड जो है वो पे नहीं कर सकते। आप कभी भी इन रिजर्व में से डिविडेंड की पेमेंट नहीं कर सकते। डिविडेंड जो है वो आपका पे नहीं हो सकता। ये हैं आपके कैपिटल रिजर्व। अब इसमें आएगा रीवैल्यूएशन सरप्लस। हम जाके IAS 16 हम जब पढ़ेंगे स्टैंडर्ड, तो वहाँ पे जाके हम इसको तफसील में डिस्कस करेंगे रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या होता है। अभी सिर्फ बताने के लिए क्या है कि हम भी जब पढ़ेंगे स्टैंडर्ड वहाँ पे होगा कि हम अपने एसेट्स को अगर रीवैल्यू कर देते हैं, मतलब हम उनको वैल्यू में तब्दीली लेके आते हैं। एक एसेट 1000 का था, हमने पता किया मार्केट में कितने का है, 1200 का, तो हमने 1200 रुपये का एसेट लिख दिया। तो ये 200 रुपये का जो इजाफा आया है, ये हमारा होता है रीवैल्यूएशन सरप्लस।
इस रीवैल्यूएशन सरप्लस को हम कभी भी इसमें से डिविडेंड नहीं देते, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कैपिटल रिजर्व कहला रहा होगा। तो ये रीवैल्यूएशन सरप्लस का मतलब क्या है कि जब भी हम एसेट्स को अपवर्ड रीवैल्यू करेंगे, अपवर्ड रीवैल्यू का मतलब क्या है, एसेट मेरा 1000 का था, मैं उसको 1200 पे ले गया हूँ, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरी अपवर्ड रीवैल्यूएशन कहला रही होगी। अगर मैं एसेट को अपवर्ड रीवैल्यू करूंगा, जो इजाफा आएगा वो कहाँ जाएगा, मेरा रीवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा। और ये नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल होता है बिकॉज ये एक अनरियलाइज्ड गेन है, ये हमने रखा हुआ है कि हम एसेट की कीमत बढ़ाते जा रहे हैं और एक गेन जो है वो रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो कहला रहा होगा। फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस में से हम एक एंट्री करते हैं, हम हर साल एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है, जो डिप्रिसिएशन की होती है एसेट्स की, वो रीवैल्यूएशन सरप्लस से उठा के कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। आपको सिर्फ इतना ही जानना है, इतना ही आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, मूवमेंट क्या है, वो हम आगे जाकर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में डिस्कस आउट करेंगे। उसके बाद अगर हम देखते हैं सेकंड रिज़र्व, ये हमारे पास शेयर प्रीमियम है। शेयर प्रीमियम अभी हमने पढ़ लिया। शेयर प्रीमियम क्या होता है कि अगर हम जो उसकी फेस वैल्यू है, जो उसकी पार वैल्यू है, अगर उससे महंगा इशू करते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आती है वो हमारी क्या होती है, वो हमारी शेयर प्रीमियम जो है वो कहला रही होती है, जो हमने एडिशनल अमाउंट जो है वो पे की होती है। अब शेयर प्रीमियम में याद रखिएगा, ये जो 4 बातें हैं कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक, ये आपने याद रखनी है कि प्रीमियम का यूज़ क्या है, इस प्रीमियम में से हम किस तरह से यूटिलाइजेशन करेंगे, इसको ज़रा हमने देखना है। नंबर 1 कि जो हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होंगे वो हम इसमें से कर रहे होते हैं। जो हम इशू करते हैं शेयर्स वगैरह, उसके अगर कोई कमीशन पे किया है, डिस्काउंट पे किया है, वो हम यहाँ से लेस करवा रहे होंगे। उसके अलावा अगर हम रिडेम्पशन वगैरह करते हैं शेयर्स की, उस पर प्रीमियम पे करना है तो वो भी हम शेयर प्रीमियम से पे करेंगे। और अगर हमने बोनस शेयर इशू करने हैं तो कंपनीज एक्ट कहता है कि आपने कहाँ से करने हैं, शेयर प्रीमियम से इशू करने हैं। तो ये भी नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल है, इसमें से भी हम डिविडेंड नहीं दे रहे होते, बल्कि ये चीज़ें जो हैं हम कर रहे होते हैं। इवन अगर हम डिस्काउंट पे शेयर इशू करेंगे और अगर हमारे पास शेयर प्रीमियम मौजूद है तो हम एडजस्टमेंट कहाँ से कर रहे होंगे, हम जिसकी एडजस्टमेंट है वो शेयर प्रीमियम में से ही कर रहे होंगे। तो ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये हमारे पास आ गया शेयर प्रीमियम। तो ये हमारे थे कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होते हैं कि ये वो नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व हैं, इसमें से डिविडेंड जो है वो हम कभी भी पे नहीं कर रहे होते। इज डेट क्लियर? जी जनाब। मेरा दिल कर रहा है मैं अपनी स्क्रीन और बड़ी कर लूँ अपनी स्क्रीन और बड़ी। मुझे ये वाली वीडियो ज़्यादा, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वाला मेरा जो मोड है वो ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो गया वीडियो का। मुझे एक ये फिज़िकल क्लास से ना ज़्यादा अच्छा, एक ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रही हैं चीज़ें। क्या कहते हैं आप लोग? मुझे बताएं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में डिफरेंस क्या होता है? कौन बताएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में डिफरेंस कौन बताएगा? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जिसमें जो एक्सपेंस हमने खर्चा हमने किया होता है वो ज़्यादा अरसे के लिए वो खर्चा ही रहता है। पता नहीं एसेट क्लासिफाई होता है, कुछ इस तरह का था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट क्लासिफाई होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो एक्सपेंस ही क्लासिफाई होता है क्योंकि वो कम सालों में यूटिलाइज हो जाता है। बेनिफिट टेन्योर क्या होगा? मिस आप बताएं। लेस आपने कि बाकी को भी बोलने दें, तो अगर वो नहीं बोलते फिर बताया करें। अब वैसे आप अच्छी हैं, मतलब आप फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ी कि पहले पढ़ी हुई है आपने अकाउंटिंग? फर्स्ट टाइम। दैट्स वेरी इम्प्रेसिव। चलें आप एफर्ट करें ज़रा, मेरिट सर्टिफिकेट ले सकती हैं आप, आपको पता है वो थोड़ा, क्योंकि एफर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। आप थोड़ी एफर्ट करें, जान मारें, मेरिट सर्टिफिकेट लें एक आधा, फिर हम आपको कैश प्राइस भी देंगे अगर आपका मेरिट सर्टिफिकेट आएगा CMADG की तरफ से। ठीक है, ओके सर। चलें। अच्छा, अब हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं उसको देखते हैं।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स बेसिकली वो हैं जिनका बेनिफिट जो है वो विद इन अ ईयर होता है, जो खर्चे हैं हमारा वो। अब सिंपली हमारे पास आ जाएंगे रेवेन्यू रिजर्व्स। रेवेन्यू रिजर्व्स हमारे पास क्या होंगे? रेवेन्यू रिजर्व बेसिकली वो हैं कि जिसमें से हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बेसिकली ये वो हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेबल हैं। बेसिकली ये क्या हैं? ये डिस्ट्रीब्यूटेबल है, इसमें से हम चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये हमारे रेवेन्यू रिजर्व हैं। इसमें से हम डिविडेंड दे सकते हैं, इसमें से हम चीज़ें जो हैं वो रिटेन्ड अर्निंग से प्रॉफिट्स में या दूसरे रिजर्व्स के लिए रख सकते हैं। तो ये हमारे होते हैं रेवेन्यू रिजर्व्स। अब रेवेन्यू रिजर्व्स में ना सबसे पहले जो हमारे पास आती है वो रिटेन्ड अर्निंग है। रिटेन्ड अर्निंग बेसिकली क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग हमारे पास प्रॉफिट्स हैं। बेसिकली क्या है रिटेन्ड अर्निंग? रिटेन्ड अर्निंग जो है वो हमारे पास प्रॉफिट्स हैं। क्या है? प्रॉफिट्स। कंपनी जो है ना, कंपनी अपने प्रॉफिट्स जो है वो सारे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। कंपनी अपने प्रॉफिट्स जो है वो पकड़ते जाती है, बनाती है, थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो वो जो अपने पास कंपनी रखता जा रही है ना, वो क्या कहलाएगा? वो उसका रिटेन्ड अर्निंग कहला रही होगी। तो उस रिटेन्ड अर्निंग में से फिर वो क्या करेगी? वो जो है अपने डिविडेंड वगैरह पे कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें रिटेन्ड अर्निंग की, तो फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने 1000 रुपये का प्रॉफिट कमाया है, कंपनी कहती है मैं 200 का डिविडेंड दूंगी, 800 अपने पास रख लूँगी। जो उसने अपने पास रख लिया तो ये इसकी रिटेन्ड अर्निंग है। तो ये प्रॉफिट्स हैं जो उसने अपने पास रखे हुए हैं, तो ये हम इसको रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। उसके अलावा जनरल रिजर्व्स होते हैं। जनरल रिजर्व्स होते हैं कि फ्यूचर के लिए कंपनी ने अपने ऑपरेशंस मीट करने के लिए कुछ पैसे जो हैं वो रखे होते हैं कि हमें वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ करना पड़ सकता है, डिविडेंड पे कर सकता है, कोई फ्यूचर लॉस हो सकता है। तो किसी भी अनसीन अनफोर्सीन सिचुएशंस के लिए जो है वो कंपनी क्या करती है? कंपनी जो है उसने अमाउंट रखी होती है, उसने कुछ रकम अपने पास रखी होती है, जिसे हम क्या कह रहे होते हैं? जनरल रिजर्व्स कह रहे हैं। प्रॉफिट्स में से ही वो साइड पे कर रही है फ्यूचर में एक्सपेंसेस वगैरह करने के लिए। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? जनरल रिजर्व्स कहला रहे होते हैं। और इसके बाद तीसरा जो हमारे पास आ रहा होगा वो हमारे पास आएगा ये चीज़ कि हमने ये देखना है कि रिटेन्ड अर्निंग में और इसमें मूवमेंट वगैरह क्या है, वो चीज़ हमने देखनी है। तो ये चीज़ हमारी सारी की सारी जो है वो सेकंड पार्ट बन रही होती है। तो दैट वाज ऑल अबाउट कि हम किस तरह से लेके चल रहे हैं, किस तरह से लेके नहीं चल रहे होते। मैं ज़रा यहाँ पे आपको इसका वो दिखाता हूँ। अगर हम रिटेन्ड अर्निंग की बात करें ना, तो जो रिटेन्ड अर्निंग का टी अकाउंट बनेगा वो हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसको ज़रा हमने देखना है कि रिटेन्ड अर्निंग्स जो हैं उसका जो हमारे पास टी अकाउंट बनेगा उसको ज़रा हमने यहाँ पे देखना है। तो टी अकाउंट की अगर हम बात करें तो रिटेन्ड अर्निंग बेसिकली क्या है? हमने अपने पास जो है वो प्रॉफिट्स को जमा किया हुआ है। हमने क्या किया हुआ है? जो प्रॉफिट्स हैं हमने इन प्रॉफिट्स को अपने पास जमा किया हुआ है। तो हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग का आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस, कि हर साल के शुरू में ये है। हमारे पास आ जाएगा रिटेन्ड अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस, के लिए ये मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस है। फिर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, मतलब जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होता है उसमें से जो हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालेंगे वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगर कोई डिविडेंड हमने पे करना है तो वो डिविडेंड जो है वो हम रिटेन्ड अर्निंग से पे करेंगे। फिर हम हर साल क्या करते हैं? रीवैल्यूएशन सरप्लस से जो हमने कैपिटल रिजर्व क्रिएट किया हुआ है, रीवैल्यूएशन सरप्लस, वहाँ से हम रिटेन्ड अर्निंग में एक मूवमेंट कर रहे होते हैं। कुछ अमाउंट जो है वो हम रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफ़र करते हैं, जाके IAS 16 में हमने पढ़ा है। तो वहाँ से जो आएगा रीवैल्यूएशन सरप्लस से अमाउंट, वो भी रिटेन्ड अर्निंग में यहाँ पे ट्रांसफ़र होके आ जाएगी। फिर हम समटाइम क्या करते हैं? रिटेन्ड अर्निंग से कोई जनरल रिजर्व्स में अमाउंट दे रहे होते हैं। तो जो हमने अदर रिजर्व्स वगैरह क्रिएट किए हैं तो हम रिटेन्ड अर्निंग से उन जनरल रिजर्व्स के ऊपर क्या कर रहे होते हैं? अमाउंट भेज रहे होते हैं। तो ये सारा कुछ जो है हमारा क्या बनता है? टी अकाउंट बनता है। किसका? रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट बन रहा होता है। तो ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है। दिस इज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दिस इज़ रीवैल्यूएशन सरप्लस, दिस इज़ डिविडेंड पे। और जो हमने इसमें से अमाउंट वगैरह पे करनी है, जो जनरल रिजर्व्स वगैरह है, हम उसको इस तरह से लेके चल रहे होते हैं।
हैं। तो बेसिकली ये सारी बातें थी। शेयर्स की मूवमेंट हमें लग गई पता, हमें इन फंड्स की मूवमेंट जो है वो लग गई पता क्या होती हैं और किस तरह से होती हैं। अब इनको सिर्फ फॉर्मेट में लेके जाना है और फॉर्मेट में हमने इनको सीखना है। हमारी सारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की डिस्कशन जो है वो हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्मेट है, हमने फॉर्मेट की डिस्कशन करनी है और हमने इनको क्या किसके पर्सपेक्टिव से देखना है। हमने इनको जो हमारा फॉर्मेट है उसके पर्सपेक्टिव से हमने इनको प्लेस करना शुरू करना है। यहाँ तक कोई भी किसी का सवाल है तो मुझे बताएं, अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। जी जनाब, यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? चलें जी, इस सवाल को रीड करें। शाबाश। और इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, इसकी ज़रा जर्नल एंट्री जो है वो पास करते हैं। क्वेश्चन रीड करके बताएं, क्लियर है? रीड करके मुझे बताएं, डन लिख दें, सवाल क्लियर है? जी जनाब, सॉल्व करें। कहते हैं जी, रिक्वायरमेंट है हमने इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ओके। अकील लिमिटेड हैड फॉलोइंग इक्विटी बैलेंसेस ऑन 1 जनवरी 2023। ये है जी इसका ओपनिंग बैलेंस जो उसने हमें गिवन कर दिया। उसने हमें बताया कि जी उसका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो है ओपनिंग 600 मिलियन का शेयर कैपिटल है, 100 रुपये का एक शेयर है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे इसके, कोई बताएगा? 6 मिलियन। 6 मिलियन शेयर्स जो हैं वो इसने इशू किए हुए हैं, ऐसे ही है? एग्री करते हैं इस चीज़ से? उसके बाद है शेयर प्रीमियम 120 का मौजूद है और रिटेन्ड अर्निंग जो है वो हमारी 85 की अवेलेबल है। ओके। कहता जी ऑन 16 अगस्त 2023 AL मेड अ राइट इशू 144 शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड एट ₹150 पर शेयर। 150 रुपये के ऊपर उसने क्या किया है, राइट इशू किया है। मतलब जिस बंदे के पास 4 शेयर थे उसको एक शेयर दे दिया है और इशू कॉस्ट कितनी इनकर हुई है, 5 मिलियन इशू हुई है। अब सवाल है कि नंबर ऑफ़ शेयर्स कैसे तलाश करेंगे, इसको देखना है। अब देखें ना, 144 का मतलब क्या है, आपने इस 144 को आपने ट्रांसलेट करना है मैथमेटिकली। अब ये 144 का मतलब क्या है कि देखें, जिस बंदे के पास 4 शेयर्स थे उसको हम एक न्यू शेयर दे रहे हैं। तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखें तो 1/4 बनेगा। ये है इसकी फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन हमेशा लगेगी नंबर ऑफ़ शेयर्स के ऊपर। तो देखिए, मेरे पास टोटल शेयर कैपिटल था 600 मिलियन का। मेरे पास एक शेयर जो है वो 100 रुपये का था। तो मैंने मल्टीप्लाई किया इसको, 6 मिलियन मेरे पास नंबर ऑफ़ शेयर से। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास बताएं टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने बनेंगे। मैंने कितने नंबर ऑफ़ शेयर इशू किए ज़रा बताएं।
रिमेंबर जब भी हम फ्रैक्शन लगाएंगे हम नंबर ऑफ़ शेयर्स पे लगाएंगे। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू थे, इसके ऊपर मैंने 1/4 करके नया राइट इशू दिया है। तो टोटल मैंने न्यू शेयर्स कितने इशू किए हैं? 1.5 मिलियन मैंने न्यू शेयर्स इशू किए हैं। अब ये न्यू शेयर्स किस कीमत पे इशू हुए हैं? ये न्यू शेयर्स 150 की कीमत के ऊपर इशू हुए हैं। तो अब हमने ये एंट्री पास करनी है। देखिए जब एंट्री हम इसकी पास करेंगे तो रिमेंबर एक हमारे पास डेबिट आ जाएगा, एक हमारे पास आ जाएगा क्रेडिट। तो सबसे पहले है बैंक। बैंक हम करेंगे डेबिट, इसको हम कर लेते हैं रुपीज़ इन मिलियन में, इसको हम रुपीज़ इन मिलियन में कर लेते हैं। तो देखें 15 है, इसको ज़रा करें क्या आता है। 1.5 मिलियन इंटू 150 क्या बनता है? 1.5 मिलियन इंटू 150 क्या बनेगा ज़रा बताएं। नहीं, ऐसा नहीं बनता। 1.5 इंटू ये 2.25 मिलियन बनेगा। 1.5 इंटू 150 करें क्या बनता है बताएं सही तरह से। 225 मिलियन। तो इसका मतलब 225 मिलियन से तो हमारा हो जाएगा बैंक डेबिट। और शेयर कैपिटल हमारा किससे हमेशा क्रेडिट होगा? फेस वैल्यू से जो हमने लिखी हुई है। अब फेस वैल्यू तो इसकी कितनी बनेगी? 100 का शेयर था, ये बनेगी हमारी 15 लाख शेयर इशू की है। तो आप करके देख लें, 1.5 इंटू 100 करेंगे बिकॉज 100 था हमारा, तो ये कितनी बनेगी? 150। हमारा शेयर कैपिटल 150 से ही क्या होगा? क्रेडिट होगा। और जो वो अबव अमाउंट है वो हम किसको चार्ज कर देंगे? वो हम शेयर प्रीमियम को चार्ज कर देंगे। और वो कितनी होगी? 75 मिलियन हो रही होगी। तो ये हम एंट्री पास करेंगे इस चीज़ की जो हमने ये राइट इशू किया है। और जो इशू कॉस्ट है 5 मिलियन की, ये हम किसको चार्ज कर देंगे? शेयर प्रीमियम को। शेयर प्रीमियम जो है वो हमारा 5 मिलियन से डेबिट हो जाएगा और इशू कॉस्ट जो है वो हमारा एक्सपेंस जो है वो 5 मिलियन से क्या हो रहा होगा? क्रेडिट हो रहा होगा। तो ये एंट्री इस तरह से हम पास करेंगे। सो दिस वाज द क्वेश्चन बेसिकली कि हम किस तरह से इसको लेके चल रहे होंगे। इज डेट क्लियर? ये समझ आया आप लोगों को? जी जनाब, इस क्वेश्चन को देखें, इन एंट्रीज को पढ़ें, इसमें कोई प्रॉब्लम कोई कन्फ्यूजन किसी किस्म की भी है तो बताएं, वरना फिर हम आगे चलते हैं। जी जनाब, आगे चलें। चलें जी, इस क्वेश्चन को रीड करें। मैं आप लोगों को 5 मिनट दे रहा हूँ, ज़रा इसको सॉल्व करके मुझे सेंड तो करें, शाबाश जल्दी से। चलिए मैं खुद सॉल्व करवाता हूँ, आप इसको रीड करें अच्छी तरह से और रीड करके मुझे बताएं समझ आती है। एंट्री पास करें इसकी। सवाल है जी, हमने इसकी भी जर्नल एंट्रीज जो हैं वो पास करनी है। क्वेश्चन है, अरमा लिमिटेड हैड फॉलोइंग इक्विटी बैलेंसेस ऑन 1 जनवरी 2023। ये इसके इक्विटी बैलेंस है। ये इसका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, ठीक है, 6 मिलियन शेयर्स हैं। ये प्रीमियम है, ये रिटेन्ड अर्निंग मतलब लॉस पड़ा हुआ है।
ऑन 11 दिसंबर 2023 AL इशूड 3 लाख शेयर्स एट ₹90 ईच। फेस वैल्यू है 100 की। ये कितने का दे रहे हैं? 90 का दे रहे हैं। आफ्टर ऑब्टेनिंग नेसेसरी अप्रूवल्स फ्रॉम रेगुलेटरी बॉडीज से अप्रूवल लेने के बाद। इसका मतलब शेयर इशू है, डिस्काउंट है, और डिस्काउंट की अमाउंट किसको चार्ज होनी है? प्रीमियम को हम चार्ज कर रहे होंगे। इशू कॉस्ट जो है वो 2 मिलियन की हमने ऑल्सो इनकर्ड की है, तो हम इसकी जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, ये तो है ही बहुत आसान। यहाँ पे आ रहेगा जी हमारे पास डेबिट, यहाँ पे आ रहेगा हमारे पास क्रेडिट। पहले हम बात करेंगे बैंक। बैंक हमारा किस अमाउंट से डेबिट होगा ज़रा बताएं? 3 लाख शेयर से 90 पे हमने इशू किया है, कितने मिलियन बनेगा? ये मुझे रुपीज़ इन मिलियन बता दें, क्या बनेगा जवाब ज़रा बताएं? 27 मिलियन कि 2.7 मिलियन? 27 मिलियन के 2.7 मिलियन? बैंक हमारा डेबिट हो गया 27 मिलियन से। शेयर कैपिटल हमारा क्रेडिट होगा 3 लाख शेयर से, फेस वैल्यू से ही वो बनेगा 30 मिलियन। और ये जो हमने डिस्काउंट दिया है 3 मिलियन का, ये किसको हम चार्ज कर देंगे? प्रीमियम को। अभी हम बढ़ के आए हैं, ये डिस्काउंट वगैरह जो है किसको चार्ज होगा? प्रीमियम को चार्ज हो रहा होगा। और जो इशू कॉस्ट है वो भी हम किसको चार्ज करेंगे? प्रीमियम को। तो ये इसकी एडजस्टमेंट बनती है, ये इसकी एंट्री बनती है। ये एंट्री क्लियर है? जी जनाब, ये सवाल क्लियर है। ये सवाल देखते हैं। कहते हैं जी जाजिब लिमिटेड had following equity balances as on 1 जनवरी 2023। शेयर कैपिटल है, हमें पता है, प्रीमियम उसने गिवन किया हुआ है, रिटेन्ड अर्निंग गिवन की हुई है। ऑन 5 फरवरी 2023 JL मेड अ बोनस इशू ऑफ 1 for 5 शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड। मतलब जिस बंदे के पास 5 शेयर्स हैं उसको एक शेयर जो है वो बोनस के तौर के ऊपर जातिब भाई साहब जो हैं वो दे रहे हैं। हमने एंट्री पास करनी है। अब देखिए हमारे पास शेयर टोटल कितने हैं। हमारे पास शेयर कैपिटल है 600 मिलियन का, शेयर हमारा जो है 100 का है। इसका मतलब मेरे पास 6 मिलियन जो शेयर्स जो हैं वो इशू में हैं। हमने क्या दिया? हमने बोनस में दिया, ये आएगा 1/5। तो इसका 1/5 करें, टोटल बोनस शेयर्स हमने कितने इशू किए हैं ज़रा बताएं? नंबर ऑफ़ शेयर्स पे हम फ्रैक्शन लगाते हैं ना, तो बताएं हमारे टोटल बोनस शेयर्स कितने इशू हुए हैं, बताएं ज़रा। 1.2 मिलियन ये हमने शेयर इशू की हैं। अब हम इसकी एंट्री पास कर देते हैं, डेबिट और क्रेडिट। शेयर कैपिटल तो है वो तो हमारा हमेशा फेस वैल्यू से ही होना है। तो 1.2 मिलियन शेयर से 100 हमारी फेस वैल्यू है, रुपीज़ इन मिलियन लिख रहे हैं, तो बताएं 1.2 इंटू 100 क्या बनेगा? $120 मिलियन। इससे तो हो गया हमारा शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब डेबिट किसे करेंगे? देखिए हमें पढ़ के आए हैं कि अगर हम बोनस इशू दे रहे हैं एज अ डिविडेंड तो वो होगा रिटेन अर्निंग से। उसके अलावा है तो हम किस में से देंगे? शेयर प्रीमियम में से। तो ये एज अ डिविडेंड तो नहीं है, तो इसलिए हमें किसको डेबिट करेंगे? हम शेयर प्रीमियम को यहाँ पे डेबिट कर देंगे कि हमने किस में से चार्ज किए हैं? शेयर प्रीमियम में से। तो 120 से शेयर प्रीमियम जो है वो डेबिट हो जाएगा।
डन। तो अभी तक हमने अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो हमने एंट्री पास की है, ये वाली हमने नॉर्मल शेयर्स की एंट्री पास कर ली। यहाँ पे हमारे पास राइट इशू भी हो गया, यहाँ पे हमने डिस्काउंट को भी कर लिया, यहाँ पे हमने बोनस शेयर्स को भी देख लिया है। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? बताएं ज़रा। किसी को प्रॉब्लम, किसी को कोई मुश्किल तो नहीं लग रही? यहाँ तक रखते हैं, इतना ही। कल कुछ एग्जांपल्स और कल हम फिर पास्ट पेपर्स जो हैं वो इसके शुरू कर देंगे। कल हम 5-6 एग्जांपल सॉल्व करेंगे। शेयर्स की तो हमने एग्जांपल कर ली हैं, कल हम रिजर्व्स वगैरह के एग्जांपल करेंगे 5-6, और फिर हम पास्ट पेपर्स पे मूव हो जाएंगे। तो चैप्टर हमारा जो है ये वाइंड अप हो जाएगा। अभी तक किसी को ये चैप्टर डिफ़िकल्ट तो नहीं लग रहा कि बहुत मुश्किल लग रहा हो कि यार ये ऐसे है वैसे है इस तरह से है, ऐसा कुछ सीन तो नहीं? ओके है ना चैप्टर ये वाला? माइक ऑन करके बता दिया करे। समझ आ रहा है सर? वाह, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। तो अभी देखें, हम कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। कल हमने फर्दर एग्जांपल्स करनी है, बिकॉज आज हमने एग्जांपल्स भी कर ली, डिस्कशन भी कर ली है। तो कल हम एग्जांपल्स ये कुछ करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के मुतालिक, कुछ हम मूवमेंट की करेंगे, फिर हम फॉर्मेट डिस्कस करके कि ये हमारा एक फॉर्मेट है स्टैंडर्डाइज, फिर हम पास्ट पेपर के क्वेश्चन जो हैं उनके ऊपर मूव हो जाएंगे। तो दिस इज़ द चैप्टर, और ये हमारा इंशाल्लाह कल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है? अभी तक मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया, कल मैं आपको होमवर्क दूंगा, और प्रोबेबली हम इस चैप्टर का मंडे को टेस्ट भी ले रहे होंगे, बिकॉज चैप्टर हमारा ये कल इंशाल्लाह वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।